अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अपने माइक को ऑफ कीजिएगा, ऑडियो ऑफ कर दें सारे। हमादुल्लाह माइक ऑफ करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटेंजिबल एसेट्स, IAS 38। ओके, तो सबसे पहले जैसे हम किसी भी स्टैंडर्ड को पढ़ने से पहले उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करना जरूरी है। अच्छा, इस स्टैंडर्ड के अंदर जो वर्डिंग है वो जरा थोड़ी सी ट्रिकी है, उसको अंडरस्टैंड करना है आपने, जरा थोड़ा सा लेंथी भी है। तो सबसे पहली डेफिनेशन देखते हैं, अमोर्टाइजेशन। लेकिन एक डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो IAS 16 में, डेप्रिसिएशन। सिमिलर वही वर्डिंग आपको नजर आएगी अमोर्टाइजेशन में। इट्स द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सिर्फ जहां यहाँ वर्ड इंटेंजिबल है IAS 16 में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट था, ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं है। यानी इट मींस कि व्हाट इज अ डेप्रिसिएशन और व्हाट इज अमोर्टाइजेशन is simple, is a systematic way of allocating the depreciable amount over the useful life of that asset, ठीक है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन हमारी आएगी डेवलपमेंट कॉस्ट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें आगे जब हम बढ़ेंगे स्टैंडर्ड में तो हमें रिसर्च और डेवलपमेंट के मुतालिक पता होना चाहिए डेफिनेशन के मुताबिक। यानी हमें सेपरेट करना पड़ सकता है कि कौन सी कॉस्ट रिसर्च कॉस्ट है और कौन सी कॉस्ट डेवलपमेंट कॉस्ट है। इसलिए प्लीज याद रखिएगा, इनकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट, डेफिनेशन से पहले अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि रिसर्च कॉस्ट जो है जस्ट इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट है। ये मैं बिल्कुल एक वर्ड में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। किसी भी न्यू प्रोसेसेस के मतलब के लिए, न्यू फॉर्मूला के लिए जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये क्या फिजिबल होगा या नहीं, इट इज नॉन एज रिसर्च। और डेवलपमेंट को हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी वो नॉलेज जो आपने गेन किया है फ्रॉम रिसर्च। जो रिसर्च से आपने नॉलेज गेन किया है उसकी एप्लीकेशन जो है दैट इज अ डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है। इसको अलग करना जरूरी इसलिए है कि दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है। रिसर्च का सेपरेट है और डेवलपमेंट का सेपरेट है, हालांकि ये दोनों जो है ये लिखे इकट्ठे जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो लेट्स सी व्हाट स्टैंडर्ड सेज अबाउट डेवलपमेंट कॉस्ट। जैसे मैंने पहले वर्ड बोला था, इज एन application of research findings or other knowledge to a plan or design for the production of new or substantially improved materials, devices, products, processes, systems, services before the start of commercial production. This is again very important word. यानी इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर हमारी प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, वहां पर हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट क्लोज हो जाएगी। तो ये तीन फेजेस याद रखनी है। बिल्कुल स्टार्ट से रिसर्च होती है, जब आपकी एप्लीकेशन शुरू होती है तो वहां से रिसर्च कंप्लीट हो चुकी होती है, मीन आई कैन से द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कंप्लीटेड। उसके बाद डेवलपमेंट हमारी स्टार्ट हो चुकी होती है और ये उस वक्त तक कंटिन्यू रहती है अनलेस कि कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट या डेवलपमेंट, ये फेज कह रहे हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन, एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है जी। ये एक न्यू वर्ड है, ये IAS 16 में आपको नहीं मिला था। So is the present value of cash flow of an entity expects to arise from the continued use of an asset। यहां पर रुकिएगा, FR1 में आपने पढ़ा था वैल्यू इन यूज। तो यहां तक जहां वर्डिंग अगर आप देखें तो आपको तकरीबन वही नजर आएगी जो वैल्यू इन यूज में थी,
is a present value of cash flows of an entity expects to arise from continuing use of an asset, कि अगर हम asset को use करते हैं यानी till its remaining useful life, तो जितना cash generate करके देगा that is value in use. लेकिन इससे आगे addition क्या है? And from its disposal at the end of its useful life, और फिर आपकी end of useful life जो आपको cash flow generate करके दे रहा है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होगा और एक्सपेक्ट्स टू इनकम व्हेन सेटलिंग अ लायबिलिटी। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि एक एसेट है उसकी 3 इयर्स लाइफ रह गई और आपसे कहा जाता है कि आप एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू कैलकुलेट कर दो। वो हमें ये बताता है जी कि इसमें जो फर्स्ट ईयर है वो 200,000 का कैश जनरेट करके देगा, उससे अगले साल 300 और आखिरी साल 100 जनरेट करके देगा, लेकिन उसके बाद तीसरे साल में ही फर्दर डिस्पोजल भी होगी और डिस्पोजल से हमारा जो कैश जनरेट होगा वो 50 है। ठीक है, अब अगर हम इन सबको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, मैं यहाँ कैलकुलेट तो नहीं कर रहा, प्रेजेंट वैल्यू में जो भी डिस्काउंट रेट दिया होगा इन तमाम वैल्यूज को इंक्लूडिंग डिस्पोजल को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ प्रेजेंट वैल्यू में, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑब्वियसली इस अमाउंट से कम बनेगी। ये टोटल अगर देखें 200, 300, 5, 650, तो ये 650 नहीं बनेगा, लाइक 400 बन रहा है, 450 बन रहा है, जितना भी है दिस इज नॉन प्रेजेंट वैल्यू एंड दिस प्रेजेंट वैल्यू इज नॉन एज एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, सिर्फ याद रखिएगा कि इसमें जो बेसिक फर्क होता है वो डिस्पोजल वैल्यू भी है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। अब इसे नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे हम, फेयर वैल्यू। नॉर्मली इससे पहले आप पढ़ते आए हो फेयर वैल्यू, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा। आईएएस अगर आप देखें फॉर 1 में भी रीवैल्यूएशन मॉडल में जब फेयर वैल्यू लेते थे, फेयर वैल्यू की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है दैट इज गिवन इन आईएफआरएस 13। ठीक है जी, और आईएफआरएस 13 में वो डिफाइन क्या कर रहा है, इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट। अगर मैं कोई एसेट सेल करता हूं तो कितनी अमाउंट मुझे रिसीव होगी, और पेड टू ट्रांसफर ए लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑर्डरली ट्रांजैक्शन। प्लीज आपने माइक ऑफ रखिएगा। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, what are the orderly transactions? All those transactions which are free of bias। ठीक है, यानी जिसके अंदर किसी किस्म का बायसनेस ना हो, इट इज टोटली प्योरली न्यूट्रल। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं ऑर्डरली ट्रांजैक्शन क्या है, क्या ये ऑर्डरली है या नहीं। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है जी, मिस्टर ए हैज अ कार and Mr. B intends to buy a car, to buy car, and his intention is known to Mr. A. This is most important, his intention is known to Mr. A because Mr. A and Mr. B are close friends. Okay, now after some period of time Mr. A is now immigrated, is going abroad. He intends to move to foreign country. Obviously अब वो अपनी कार को सेल करेगा। He now intends to sell a car. वो कहते हैं जी कि मेरा मिस्टर बी चूंकि मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड है, तो अब चूंकि मैंने कार सेल तो करनी है, क्यों ना मैं मिस्टर बी को दे दूं। वो मिस्टर बी को अप्रोच करता है, वो कहता है कि ओके आई एम गोइंग अब्रॉड, अगर आप मेरी गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप ले लें। मिस्टर बी ये कहते हैं जी कि हम अपने रिलेशन को नहीं खराब करेंगे, बल्कि हम मार्केट में जाएंगे और वट एवर द मार्केट प्राइस इज आई एम एग्री टू पे, और both the parties agrees on this price,
और ये मार्केट में प्राइस होती है और ये ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस पूरी ट्रांजैक्शन में जिस प्राइस पर उन्होंने ट्रांजैक्शन की है वो क्या ऑर्डरली ट्रांजैक्शन होगी? ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बज़ाहिर इज वेरी क्लियर कि इसके अंदर कोई बायसनेस नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन चूंकि इनके दोनों के दरमियान एक रिलेशन ऐसा क्रिएट हो रहा है जो बायसनेस क्रिएट कर सकता है, बेशक इस ट्रांजैक्शन में नहीं है, तो हम इसको ऑर्डरली ट्रांजैक्शन कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि हम एक और मार्केट प्राइस में जाएंगे और उस प्राइस को लेकर जो प्योरली मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है उसको लेंगे, क्योंकि इसको देखने के लिए इस पूरे को मैंने नो क्यों कहा, इससे अगला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिटवीन अ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर नॉट मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जस्ट गोइंग टू द मार्केट और मार्केट से उन्होंने प्राइस ली और प्राइस के बाद उन्होंने आपस में सेटलमेंट की और ट्रांजैक्शन कर ली। सो हमारी कोशिश ये होती है कि मार्केट प्राइस वो हो जिसमें किसी किस्म की कोई भी बायसनेस नहीं और टोटली न्यूट्रल हो। ठीक है, दिस इज नॉन एज फेयर वैल्यू। उसके बाद अगली डेफिनेशन में आते हैं इंटेंजिबल एसेट, जो स्टैंडर्ड हम पढ़ रहे हैं उसी की डेफिनेशन की तरफ चल देंगे, इंटेंजिबल एसेट। अच्छा, इसके अंदर पहला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इज एन आइडेंटिफिएबल, आइडेंटिफाई होना जरूरी है। आइडेंटिफाई को सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहूंगा, इट शुड बी सेपरेबल। जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ आप देखेंगे कि कुछ इंटेंजिबल एसेट ऐसे हैं जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। उसकी बेसिक रीजन ये है कि उसकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सेपरेबल नहीं है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे पिछली स्लाइड में रिसर्च की, अगर तो रिसर्च कॉस्ट 2-3 रिसर्च एक टाइम में चल रही हैं और उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, या डेवलपमेंट आप कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं और उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो याद रखिएगा इट इज नॉट आइडेंटिफाइड, इट इज अनआइडेंटिफिएबल एसेट और वो इंटेंजिबल नहीं होगा। तो डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आइडेंटिफिएबल है। ठीक है, नॉन मॉनिटरी एसेट, इसकी डेफिनेशन अभी आएगी, इससे अगली डेफिनेशन में हम डिस्कस करेंगे। मॉनिटरी एसेट और हर वो एसेट जो मॉनिटरी नहीं होता उसको हम नॉन मॉनिटरी कहते हैं। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ये तो आपको मालूम है, इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, राइट। अब आइएगा मॉनिटरी एसेट्स। सबसे पहले मॉनिटरी एसेट में वो कहते हैं मनी हेड, यानी इट मींस कि जितना भी आपके पास कैश इन हैंड है या कैश है, बैंक है या किसी और फॉर्म में मनी हेल्ड की हुई है, वो आपके सारे मॉनिटरी एसेट्स हैं। लेकिन आगे एंड एसेट्स टू बी रिसीव्ड इन फिक्स्ड और डिटरमिनेबल अमाउंट ऑफ मनी, ऐसी अमाउंट जो मुझे फिक्स में रिसीव होगी या डिटरमिनेबल अमाउंट में होगी, यानी उसके अगेंस्ट एक एग्रीमेंट है कि किस तरह मुझे अमाउंट रिसीव होगी, वो तमाम एसेट मेरे मॉनिटरी एसेट कहलाएंगे। जैसे अकाउंट रिसीवेबल इज अ मॉनिटरी एसेट, व्हाई, क्योंकि किसी भी कस्टमर के अगेंस्ट हम एक एग्रीमेंट करते हैं कि वो हमें पेमेंट करेगा, चाहे वो लंप सम में करे या इंस्टॉलमेंट में करे, लेकिन उसके साथ डिटरमिन किया होता है कि कब अमाउंट हमें रिसीव होगी। इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं, इन्वेंट्री इज अ नॉन मॉनिटरी एसेट, क्योंकि उसके केस कोई फिक्स और डिटरमिनेबल अमाउंट हमें रिसीव नहीं होगी, वो उससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, जब मैं कोई इन्वेंट्री बाय करूंगा तो ऑब्वियसली उस इन्वेंट्री में, जब मैं इन्वेंट्री बाय करता हूं तो इन्वेंट्री को जब हम सेल करेंगे तो कितनी अमाउंट सेल हमें रिसीव होगी, कब होगी, ये अभी हम नहीं कह सकते कि इसमें कोई भी डिटरमिनेबल अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नॉन मॉनिटरी एसेट कंसीडर करते हैं। इसी तरह इनटेंजिबल एसेट जब आप लेते हो, जैसे आपने सॉफ्टवेयर बाय किया, अब सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट कितनी अमाउंट आपको बेनिफिट देगा सॉफ्टवेयर, ये कोई डिटरमिनेबल अमाउंट नहीं है और ना ही ये कोई फिक्स्ड अमाउंट है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन, ये जो भी स्टूडेंट स्लाइड पे लिख रहा है ना, ये बी केयरफुल,
मैं आपको आइडेंटिफाई भी कर लेता हूँ और डिलीट भी कर दूंगा आपको, और दोबारा ऐड भी नहीं होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वैसे ही छोड़ दें आप। उसामा आपका माइक ऑफ करें, आपका माइक ऑन है। ओके जी, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। रिसर्च डेवलपमेंट की तो हमने पढ़ी थी, और रिसर्च में मैंने आपको एक लफ्ज बताया था जिसमें इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट है, जब हम किसी चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक वर्ड का इजाफा और करना है, ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन, यानी इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी प्लान्ड, undertaken with the process of gaining new scientific or technical knowledge and understanding। यानी किसी भी चीज के बारे में कोई स्पेसिफिक नॉलेज, कोई टेक्निकल नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग अगर हासिल करने के लिए जो भी इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं, उसको हम नाम देते हैं रिसर्च कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, जहां रिसर्च कंप्लीट होगी वहां डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, जहां डेवलपमेंट कंप्लीट होगी वहां आपकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से हमारा स्टैंडर्ड शुरू हो रहा है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कि आपका इंटेंजिबल एसेट कब रिकॉग्नाइज होगा। ऑब्वियसली हर स्टैंडर्ड के अंदर एक क्राइटेरिया होता है कि जब तक ये कंडीशन मीट नहीं करेंगी कि आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसमें पहला देखें कौन सा क्राइटेरिया है, वही जैसे पहले पढ़ते आए हो, द डेफिनेशन ऑफ दैट प्रॉपर ऑफ द रेलिवेंट एसेट। यानी यहाँ पे चूंकि रेलिवेंट हमारा IS 38 है इंटेंजिबल एसेट, तो अब पहली चीज तो ये है कि वो उसकी डेफिनेशन को फुलफिल करना चाहिए। नंबर 2, द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए, जो अभी हम पढ़ेंगे पैराग्राफ 21-22 में। ठीक है, so this requirement applies to cost incurred initially to acquire or internally generate an intangible asset, and those incurred subsequently to add to replace part of or service it। ये बहुत अहम चीज है, इसमें तीन चीजें उसने कही हैं। ये जो क्राइटेरिया हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, पैरा 21 और 22 में, वैसे तो 23 तक 23 में एक्सप्लेनेशन है, लेकिन दो पैराग्राफ में है 21 और 22 में। ये किन किन पे अप्लाई होगा। नंबर 1, जो इंटेंजिबल एसेट आपने इनिशियली एक्वायर किया है, जैसे एक कंपनी सॉफ्टवेयर एक्वायर करती है, ठीक है, तो उसके लिए भी ये क्राइटेरिया होगा। इंटरनली जनरेटेड एंड इंटेंजिबल एसेट, अगर कोई कंपनी अपना इंटेंजिबल एसेट जनरेट करती है, जैसे कंपनी अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, ठीक है, डेवलपमेंट कॉस्ट, और एंड दोस इनकर्ड सब्सिक्वेंटली, या बाद में कोई आप ऐसी कॉस्ट लगाते हैं टू ऐड टू रिप्लेस पार्ट और सर्विस इट। जैसे इनोवेशन होती है, एक न्यू टेक्नोलॉजी आप ऐड करते हैं, जैसे एक मोबाइल फोन आया, सेल फोन आया, उससे नेक्स्ट मॉडल जो आता है वो जस्ट इनोवेशन होती है, उसके अंदर एक एडिशनल फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी ऐड कर दी जाती है, वहां पर भी ये पैराग्राफ एप्लीकेबल होंगे। अब ये क्राइटेरिया आते हैं 21 और 22 में। An intangible asset shall be recognized if and only if, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, जहां स्टैंडर्ड ये वर्ड लिख देता है if and only if it becomes most important। ठीक है, आपने इसको लाजमन फॉलो करना होता है। नंबर 8, it is probable that the expected future economic benefit that are attributable to the asset will flow to the entity। ये वही है जो आप फ्रेमवर्क में भी पढ़ते आए हो, कुछ नई चीज नहीं। ये एसेट का है, कोई भी एसेट हो, ये एसेट की रिक्वायरमेंट है, एसेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है। बी द कॉस्ट ऑफ एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, उसकी जो कॉस्ट है उसको भी आप रिलायबली मेजर कर सकते हो। ठीक है, अगर एक ऐसा एसेट जिसकी कॉस्ट को मेजर नहीं किया जा सकता, वो इंटेंजिबल एसेट के रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट नहीं करेगी, और अगर मीट नहीं करेगी तो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। एक सिंपल एग्जांपल यहाँ गुडविल की लेता हूँ, कि अगर एक कंपनी कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करती है और उसका अब मार्केट में रेप्यूटेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि उस कंपनी की गुडविल जनरेट हो चुकी है। क्या उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए बुक्स में? तो हम जरा इनको देखते हैं क्राइटेरिया को। It is probable that expected future economic benefits are attributable to the asset which flow to the entity। Answer is yes,
क्योंकि गुडविल अगर जनरेट हो गई है तो ये ऑब्वियसली फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देगी, लेकिन क्या उसकी कॉस्ट को हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं? नो। यानी गुडविल की कॉस्ट को मैं मेजर नहीं कर सकता। मैं कैसे कह सकता हूँ कि कितनी कॉस्ट लगाई कि मैंने अपने बिजनेस की गुडविल को स्टैब्लिश कर लिया? और इसमें बहुत सी कॉस्ट होती हैं, जिसमें आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी है, नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट भी है, मार्केटिंग कॉस्ट भी है। सो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश? तो चूंकि सेपरेबल नहीं है सॉरी, उसकी कॉस्ट को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिहाजा ये दोनों क्राइटेरिया का मीट होना जरूरी है। अब इससे नीचे देखते हैं, ये जो वर्ड है, कैसे पता लगेगा कि फ्यूचर बेनिफिट हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? तो स्टैंडर्ड हमें फर्दर गाइडलाइंस देता है, an entity shall assess the probability of expected future economic benefits। यानी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इससे पिछले स्टैंडर्ड में भी हम पढ़ चुके हैं, प्रोबेबल का वर्ड वहां हम यूज करते हैं जहां चांसेस ऑफ अकोरेंस शुड बी ग्रेटर देन 50%। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो आपको प्रोबेबल का अंदाजा होगा यूजिंग रीजनेबल एंड सपोर्टेबल assumptions। और इसमें आपको ऑब्वियसली कुछ सपोर्टेबल और रीजनेबल assumption लेनी पड़ेगी, यानी ऐसी assumption जो रियलिस्टिक हो, that represents management best estimate of the set of economic conditions that will exist over the useful life of asset। ठीक है, जिसके अंदर मैनेजमेंट का जो बेस्ट एस्टिमेट जो है वो उसके ऊपर बेस कर रहा हो। ठीक है जी, सो नेक्स्ट आइएगा, इनिशियल मेजरमेंट पैरा 24। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी हमने यही वाला पढ़ा था कि इंटेंजिबल एसेट शैल बी मेजर्ड इनिशियली एट कॉस्ट। बिल्कुल सेम, इसमें कोई फर्क नहीं। ठीक है, और जितने भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसका भी हमने ये पढ़ा था कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शैल बी मेजर्ड इनिशियली एट कॉस्ट। अब कॉस्ट में क्या क्या आएगा या क्या नहीं आएगा, इसमें 2 से 3 स्लाइड्स हम डिस्कस करेंगे। पैरा 27, सेपरेट एक्विजिशन, द कॉस्ट ऑफ सेपरेटली एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि अभी हमने 3 सिचुएशन पढ़ी, एक सेपरेटली एक्वायर्ड है, एक सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस हैं जो कि उसकी लाइफ को या उसके बेनिफिट को इंक्रीज कर रही हैं। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे कि अगर कोई आप सेपरेटली इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करते हैं, सेपरेट एक्वायर करते हैं, ठीक है, जैसे कोई कॉपी राइट लेते हैं, पेटेंट राइट आप एक्वायर करते हैं, उसकी कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा। नंबर ए, इट्स परचेज प्राइस, कि आपने उसको कितने में परचेज किया, बिल्कुल सेम वही है जो आप पढ़ चुके हैं IAS 16 में। इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, अगर इंपोर्ट ड्यूटीज पे एप्लीकेबल है तो वो भी आप ऐड करोगे, एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस। हर वो टैक्स जो आपकी परचेज पर हो और आपका नॉन रिफंडेबल हो, वो भी कॉस्ट का हिस्सा होता है, बट आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स। और ट्रेड डिस्काउंट इसमें शामिल नहीं होंगे, इसलिए कोई नई चीज नहीं आपके लिए, सारी वही कॉस्ट है जो आप पहले भी पढ़ चुके। बी, any directly attributable cost of preparing the asset for its intended use। तो कोई भी आप ऐसी कॉस्ट लगाते हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है और वो एसेट को प्रिपेयर कर रही है इंटेंडेड यूज के लिए, यानी जब तक ये कॉस्ट नहीं लगाऊंगा आपका एसेट जो है वो मेरे यूज में नहीं आ सकता। जैसे सॉफ्टवेयर अगर आप लेते हो तो सॉफ्टवेयर के लिए इंस्टॉलेशन चाहिए, इंस्टॉलेशन से पहले आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, यानी पूरी विंडो आपकी होनी चाहिए और वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए जिस पर ये सॉफ्टवेयर रन कर सकता है। तो उस पर वो भी कॉस्ट उसके अंदर इंक्लूड करेंगे जब तक कि वो ऑपरेशनल नहीं हो जाता। अब इसमें स्टैंडर्ड ने 3 एग्जांपल्स दिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की। नंबर ए, ये वो के हमारे ये जो पहला एग्जांपल उसने दी है, ये हमारे सिलेबस की जो सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज बेनिफिट एज डिफाइंड इज IAS 19, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स वर्किंग कंडीशन। ठीक है,
कि अगर आप कोई भी एम्प्लॉयज जो है वो उस पर लगाते हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर खुद बना रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, उस पर जितनी भी एम्प्लॉय को बेनिफिट आप पे कर रहे हैं वो भी इसकी कॉस्ट में इंक्लूड होगा। ठीक है, ये हमारे चूंकि सिलेबस में नहीं है तो इसलिए इसकी डिस्कशन की जरूरत ऐसा नहीं। एग्जाम्पल सिर्फ दी हुई है, स्टैंडर्ड में वही ले रहा हूँ। बी, प्रोफेशनल फीस arising directly from bringing the asset to its working condition। अगर आप कोई प्रोफेशनल फी पे करते हैं, यानी आप कंसल्टेंट हायर करते हैं, उस कंसल्टेंट के थ्रू को आप एक फी पे करते हैं ताकि वो एसेट को आपको वर्किंग कंडीशन में ले आए। जैसे कोई टेक्निकल पर्सन होता है जिससे आपने राइट लिया, उस पर आप उसको प्रोफेशनल फी पे कर रहे हो, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, वो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि चले अब प्लांट हो गया, टेंजिबल एसेट की तो टेस्टिंग हो जाती है, जैसे मशीन इंस्टॉल की, उसको प्रोडक्शन करके देखते हैं। यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग कौन सी लेंगे? लेकिन जब सॉफ्टवेयर आप डेवलप करते हो, उसके बाद सॉफ्टवेयर की एक स्टेज होती है डीबग करना। उसको चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर कोई एरर्स तो नहीं आ रहे। ये जितनी भी आपका स्टेज होती है, डीबग स्टेज, इसको हम टेस्टिंग स्टेज कहते हैं। और इस पर भी जितनी कॉस्ट लग रही है, दिस इज आल्सो नोन एज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ठीक है, और जिस वक्त ये यहां से पास होता है, नाउ द सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर यूज, उसके बाद फिर ये मेरे पास अवेलेबल फॉर यूज होगा। ये याद रखिएगा, जिस दिन सॉफ्टवेयर आ जाता है, रन हो जाता है, उस दिन अवेलेबल फॉर यूज नहीं होता। ठीक है, पहले आप इसको टेस्टिंग प्रोसेस में लाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। आप डाटा इनपुट करते हैं और उस डाटा के बाद देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, और उस रिजल्ट्स की बेस पर अगर ओके होगा तो फिर आप इसको कंटिन्यूअसली अप्लाई करेंगे तो वो अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा। तो ये जितनी भी कॉस्ट इस दौरान लग रही है, this is also included, should be it should be become a part of cost of intangible asset। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे पैरा 29 में स्टैंडर्ड ने हमें कुछ एग्जांपल ऐसी भी दी हैं जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के तौर पर ऐड नहीं की जाएंगी, जिसमें नंबर 1, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। जैसे एक कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है या न्यू सर्विस लॉन्च कर रही है, उस पर किसी किस्म की जो एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल एक्टिविटी जो की जाती है, क्योंकि ये बड़ी ह्यूज कॉस्ट होती है। जैसे जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लाते हैं, जो फर्स्ट टाइम मार्केटिंग होती है वो बहुत ह्यूज कॉस्ट होती है। तो स्टैंडर्ड इसके मुताबिक क्लैरिटी में लिखता है कि इट शुड नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, बिकॉज ये ऑपरेशनल कॉस्ट है, क्योंकि अब ये कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है, तभी आप इसको लॉन्च कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद न्यू क्लास ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। ये बेसिकली रिस्ट्रक्चरिंग है। अगर आप कोई अपना बिजनेस नए एरिया में स्टार्ट कर रहे हैं या नए क्लास ऑफ कस्टमर्स के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर अगर कोई स्टाफ ट्रेनिंग भी शामिल है तो वो भी हमारा कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। और स्टाफ ट्रेनिंग आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी हम पढ़ चुके हैं, और इसके अंदर इसको वहां पे भी पढ़ा था कि स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो किसी सूरत में आपकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। और सी में लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जनरल ओवरहेड, किसी किस्म की कोई एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट या जनरल ओवरहेड, ये भी हमारा कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो, लाइक जैसे भी पिछली स्लाइड में पैरा 28 में एग्जांपल पढ़ी थी, अगर आपने कंसल्टेंट हायर की है और कंसल्टेंट को आप फी पे कर रहे हैं, टेक्निकल पर्सन है उसको आप फी पे कर रहे हैं, तो दिस इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। हर वो कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होगी जिसको सिंपल आप देखो कि ये अवॉइडेबल कॉस्ट है या अनअवॉइडेबल। यानी इट मींस कि अगर मैं ये इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करता हूं तो ये कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम कहेंगे कि दिस कॉस्ट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। और अगर ऐसी सिचुएशन हो जहां पर आपकी कॉस्ट इनकर होगी, चाहे वो इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करें या ना करें, इस किस्म की कॉस्ट को हम
डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं कहते हैं क्योंकि इसको अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। तो याद रखिएगा कि ये जो जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, इसको हम अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं। ओके जी, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे। पैरा 32। ये पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं इससे पहले भी, लेकिन जरा यहाँ फिर डिस्कस करेंगे। इफ अ पेमेंट फॉर इंटेंजिबल एसेट इज डेफर्ड, जैसे क्रेडिट पे कोई चीज खरीदना, बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, इट्स कॉस्ट इज द कैश प्राइस इक्विवेलेंट। तो उसकी कॉस्ट जो होगी वो फिर कैश प्राइस के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जरा यहां पर देखिएगा कि एक सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है जिसकी मार्केट प्राइस जो है वो 5 मिलियन अवेलेबल जमीन। बाजुकात ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें कुछ चेंजेस करके वो हमें दी जाती है। 5 मिलियन कॉस्ट है, ठीक है, और ये नॉर्मली अवेलेबल है ऑन कैश बेसिस। और मार्केट प्रैक्टिसेस ये है कि मैक्सिमम 3 मंथ क्रेडिट है इसी प्राइस पे, मैक्सिमम 3 मंथ। अब हमारा इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होता है और हमें 2 इयर्स का हम उससे क्रेडिट एग्री करते हैं। 2 इयर्स पेमेंट प्लान हम डिसाइड कर लेते हैं और इसमें हमें जो प्राइस एग्री होती है वो 6 मिलियन। यानी अब क्वेश्चन ये है कि मैंने तो 6 मिलियन में एक्वायर किया, क्या कॉस्ट ऑफ एसेट 6 मिलियन है? इस वर्डिंग को देखें, इफ द पेमेंट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट इज डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म, इट्स कॉस्ट इज द कैश प्राइस इक्विवेलेंट। तो कॉस्ट 6 मिलियन नहीं होगी, कॉस्ट हमारी क्या होगी? इक्वल टू कैश जी, इक्वल टू कैश प्राइस। तो इट मींस कॉस्ट जो मैं रिकॉग्नाइज करूंगा वो 5 मिलियन है, लेकिन चूंकि मैंने पे 6 मिलियन करना है तो 1 मिलियन का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो डिफरेंस के मुताबिक स्टैंडर्ड क्या कहता है जी? डिफरेंस बिटवीन दिस अमाउंट एंड द टोटल पेमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरेस्ट एक्सपेंस over the period of credit unless it is capitalized in accordance with the IAS 23। So पहली बात याद रखिएगा, मैं IAS 23 को छोड़ते हुए पहले बात करूं unless से यहां तक, तो यहां तक तो उसने क्लियरली कहा है कि जितनी भी पेमेंट आप कर रहे हो एक्स्ट्रा पेमेंट दैट शैल बी कंसीडर्ड एज फाइनेंस कॉस्ट। तो इसका यानी डिफरेंस जो आ रहा है वो 1 मिलियन है और ये 1 मिलियन कॉस्ट जो है ये फाइनेंस कॉस्ट होगी, लेकिन ओवर द पीरियड का मतलब है कि ये सिर्फ पहले साल की नहीं होगी, ये 2 इयर्स की फाइनेंस कॉस्ट है और इसको आपने 2 साल में लेके जाना है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा फाइनेंस कॉस्ट रिकॉग्नाइज करते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये कहता है कि अनलेस इट इज कैपिटलाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद IAS 23। ठीक है, अब यहां पर अगर IAS 23 एप्लीकेबल हो, और ये उसी सूरत में हो सकता है जब ये एसेट क्वालिफाइंग एसेट होगा एज पर IAS 23, उस सूरत में फाइनेंस कॉस्ट जो है वो फिर कैपिटलाइज होगी एज पर IAS 23। ठीक है, फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं होगी एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये आप FR1 में हम पढ़ चुके हैं IAS 23 को, बॉर्डरिंग कॉस्ट को। उसके बाद पैरा, अब यहां से आगे जो पैरा शुरू हो रहा है बिजनेस कॉम्बिनेशन। व्हाट इज अ बिजनेस कॉम्बिनेशन? इस पे हमारा पूरा एक क्वेश्चन भी पेपर में आता है और 4 चैप्टर जो हैं आपके इससे रिलेट करते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो थोड़ा सा हिंट देते हुए बिजनेस कॉम्बिनेशन की तरफ जाऊंगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग द अकाउंट्स, यानी 2 कंपनी के अकाउंट को मर्ज करना। और इसकी डिटेल में यहां इसलिए नहीं डिस्कस करूंगा कि क्योंकि हमारा ये पूरा एक टॉपिक है, हम डिटेल में वहां जाएंगे। लेकिन जब आप किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं तभी मर्ज कर सकते हैं ना अकाउंट को। तो इसका मतलब जब आप एक कंपनी को एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन ऑफ अ कंपनी, और एक्विजिशन का मतलब यहां पर यह है कि एटलीस्ट 50% शेयर आपने उसके एक्वायर किया हो। यानी आप एक्विजिशन तब कंसिडर होगी जब एटलीस्ट मोर देन 50%, बल्कि नॉट एटलीस्ट, मोर देन 50% शेयर्स अगर आपके पास आ गए उस कंपनी के, तो इसका मतलब आपने उस कंपनी को एक्वायर कर लिया।
अब जब उस कंपनी को एक्वायर करते हैं और उसके बाद अकाउंट्स को मर्ज करते हैं तो इसके भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है। उसको कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन में, पैरा 33 और पैरा 34 में। जी अब पहले देखें, इन अकॉर्डेंस विद IFRS 3 business combination, if an intangible asset is acquired in a business combination, the cost of that asset is its fair value at the acquisition date. इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं, अगर हम कोई भी intangible asset acquire करते हैं, separately acquire करते हैं, तो उसको आप recognize करेंगे कॉस्ट पर। लेकिन अगर आप बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर करते हैं, अब ये एक मैं चार्ट सा आपको छोटा सा बना रहा हूं, अगर एक्वायर करते हैं एज अ सेपरेट इंटेंजिबल एसेट, अगर आप परचेज करते हैं, एक्वायर करते हैं एज अ सेपरेट एसेट, तो स्टैंडर्ड ने हमें गाइडलाइन दी थी कि हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे एट कॉस्ट। और अगर इंटेंजिबल एसेट हम एक्वायर करते हैं थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो फिर आप इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे एट फेयर वैल्यू। तो ये दोनों मैंने डिस्टिंग्विश कर दी, ठीक है। तो ये IFRS 3 के थ्रू जो एक्वायर करेंगे, तो ऑल इंटेंजिबल शैल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन डेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा पैरा 34, in accordance with this standard and IFRS 3, this is the most important, इसमें दो चीजें आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन में अप्लाई करवाएगा। an acquirer recognizing at the acquisition date separately from goodwill, this is a very important, ये हम डिस्कस करेंगे जिस वक्त कंसोलिडेशन पढ़ रहे हैं। लेकिन इतना मैं यहाँ बता देता हूँ कि जिस वक्त आप कोई कंपनी एक्वायर करते हो तो उसका इंटेंजिबल एसेट अलग होगा और गुडविल सेपरेटली कैलकुलेट होगा, यानी गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट है और इसके अलावा भी इंटेंजिबल एसेट है। तो अब ये लिख रहा है कि सेपरेटली फ्रॉम गुडविल एंड इंटेंजिबल एसेट ऑफ द एक्वायरी, कि आपने इसको सेपरेट रखना है irrespective of whether the asset has been recognized by the acquiree before the combination, business combination. This is a very important, यहाँ रुकिएगा। जब आप किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं, उस कंपनी को एक्वायर करेंगे तो क्या वो उसका इंटेंजिबल एसेट उसकी बुक में रिकॉग्नाइज हुआ है या नहीं, ये जरा देखते हैं। कि मैं एक कंपनी को एक्वायर करता हूं जो बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड के टेंजिबल एसेट तो हैं लेकिन इनटेंजिबल एसेट जीरो है ही नहीं, उसका बुक में है नहीं, ठीक है। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अमाउंट 72,000 है। अज्यूम करते हैं देयर इज नो लायबिलिटी, आप इसको एक्वायर करते हैं, 72,000 के एसेट्स हैं, आप इसको एक्वायर कर रहे हैं। आप इसको कितने में एक्वायर कर रहे हैं? आप 85,000 में। बहुत केयरफुली देखना है, ये दोनों चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं इसमें। 85,000 में आप एक्वायर कर रहे हैं और इस एक्विजिशन में आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी आ रहा है और ब्रांड भी ले रहे हैं आप, ठीक है। अब यहां देखिएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू मैं वही ले रहा हूं 72,000, लेकिन ब्रांड यहां पर शो नहीं हुआ। क्यों नहीं शो हुआ? कि उस कंपनी के लिए, बी लिमिटेड के लिए, उसकी डेफिनेशन में फुलफिल नहीं हो रहा, जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि उस डेफिनेशन को जब तक फुलफिल नहीं होगा कोई भी इंटेंजिबल, कोई भी कंपनी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। अब बी लिमिटेड जिस वक्त एक्विजिशन से पहले अपना इंटेंजिबल एसेट का टेस्ट खुद लगाएगी और जब उसने देखा कि मेरा ये क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तो वो कैपिटलाइज नहीं कर सकती। लेकिन जब एक्विजिशन हो रही है तो इसने ब्रांड की वैल्यू हमारी 10,000 लगी, ये फेयर वैल्यू है। और इस फेयर वैल्यू के बाद ये टोटल अमाउंट हो गई 82,000, लेकिन हम पे कितना कर रहे हैं? 85,000। जो डिफरेंस आएगा 3,000 का, दिस इज नॉन एज गुडविल। ये सारी